अब आप देखेंगे कि आपका है संगम काल, या ऐसे आप लोग संगम युग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से आप लोगों के एग्जाम के लिए हो सकते हैं। और ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। और संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी, और जिसमें आप देखिए तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते हैं। और प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था, और इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव होता था। एक तरह से आप लोग कह दीजिए परिषद यानी कि संगठन कह लीजिए। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए, और इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जा सकता है। एक आप देखिए पत्थु, पेपात्तु और इत्थु थोके, और आप देखेंगे तथा पादी नैन किल कील कनकू। ये आप लोग देखिए अजीब नाम है, ये तीनों ने याद रखिएगा। तिरु तिरुवल्लुवर किट कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है, और इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन और प्रेरणा से संबंधित है। ये आप देखिए, यहाँ आप लोग देखिए स्थान हो गए अध्यक्ष और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए। प्रथम संगम, ये आप देखेंगे 4440 वर्ष पूर्व की बात है। इसका स्थान था मदुरा, समुद्र में विलीन। अध्यक्ष थे इसके अगस्त। और आप देखें संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ इसमें आक्टियम, परिपदाल, और आप देखते हैं मदुनारे, मुद्दु कुरुक्कू तथा कलारी आविरे, कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है अब। दूसरा संगम आप देखें 3700 वर्ष पूर्व की बात है। कपाटपुरम, अलेवाई, समुद्र में विलीन है। ये अगस्त तोलका, इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त। ये आप देखिए तोलकाप्पियम, तमिल व्याकरण, रचनाकार थे इसके तोलकाप्पियर, ये आप लोग याद रखिएगा। तीसरा संगम ये आप देखते हैं कि 1850 वर्ष पूर्व की बात है, मदुरा इसका स्थान था। ये नक्कीरर, ये आप देखेंगे कि इसके संकलित ग्रंथ में नेदु निंथोके, कुरु निंथोके, नत्रिनई, इंकुरु भुरु और परिपदाल, कुत्थु, वरी, फेरिसे तथा सेत्री से आदि आप लोगों को देखने को मिलेगा। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरु तिरुनाबुक रसु अप्पार ने किया था। और इलांगो कृत शिल्पादिकारम पायलों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। और इसमें 30 सर्ग हैं और जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। और यह है बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें आप देखिए कावेरी पट्टम के कोवलन, उनकी उसकी पत्नी कन्नागी और नर्तकी आप देखिए माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतले सत्तार ने मणि मेखले की रचना की, और इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है, और इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेखले कोलन और नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। और इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक और शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है, और इसका महत्व मुख्यतः आर्थिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ 5वीं सदी की कीर्ति न्याय प्रवेश पर आधारित है। फिर आप देखें जीवक चिंतामणि संगम कालीन की बहुत बात की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर को दिया जाता है। तिरुत्तक देवर को दिया जाता है, और कहा जाता है कि तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में आप देखिए जैन भिक्षु बन गया था। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत ही सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई थी, और इनमें आप देखिए तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा की अनेक तमिल संस्करण है जिनमें आप देखिए सबसे प्रसिद्ध कम्बन की इरामवतारम देखने को मिलेगा। ये भी याद रखिए। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, आकम और पुरम। आकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्य का विषय युद्ध आप लोगों को देखने को मिलेगा। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांडवों का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर
तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। ये आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि कुछ और पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लीजिए। अब दक्षिण भारत में आप देखते हैं कि इसी तरह के नाम देखने को मिलते हैं। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। कौन सा? चोलों का। यह पिन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच आपको स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल हुआ। कौन सा? करिकाल था। और करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया था। पोहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध भी बनवाया था। सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था। पेरू पेरू नन्नू नन्नू नुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ भी बताया गया है। और संगम युग का दूसरा राज्य था चेरों का, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा, ये आप देखिए, उदयन जिराल लगभग 130 ईस्वी में, नेदू जिरल, ये आप देखिए आदन, ये 150 ईस्वी में, सेनगुट्टुवन, ये आप देखिए 180 ईस्वी में। सेनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ली थी और इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित भी किया था। और संगम युग का तीसरा राज्य था पांडवों का। पांड्य का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। और पांड्य राजाओं ने नेडुंजिलियन लगभग 210 में सबसे शक्तिशाली था। ये पांडव राजाओं में से। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। और राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे आप लोग नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश और सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए से। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। सोचिए कितना कठोर दंड रहता होगा। भूमि कर नगद और अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगनी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा और शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। और आप देखेंगे राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशक्त महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग होता था। किसका? जल घड़ी का। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात आप देखिए संगम युगीन समाज में बिल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। और संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को आप लोग वेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। और इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच का उल्लेख मिलता है। और प्रणव विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचत्रिणे कहा गया है। और एक पक्षीय प्रणव को केकने व अनुचित प्रणव को पेरोंदनी कहा गया है। और संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग हैं। पुलेयन, ये दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी और पशु चर्म की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करता था। इनियर, ये शिकारियों की एक जाति थी। मलवर, ये लूट पाट करने वाली जाति थी। ये भी याद रखिए। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। अभी भी आप लोग खीर बना लेते हैं ना, तो इसी तरह से आप लोग देखेंगे। नर्तक और नर्तकियों में व गायकों के दल धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। और समय आप देखिए, समय साहित्य इन्हें पानर व विडेलियर कहा करते थे। तमिल साहित्य में मच्चेलियर, ओवियर जैसी कवियत्रों की चर्चा हुई है, जिसमें स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। संगम काल के लोग कोवे को शुभ पक्षी मानते थे और जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कोए नाविकों की सही दिशा का भी बोध कराता था। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। आज भी आप लोग कहते हैं ना कि कोआ बोल रहा है, कहीं हमारे मेहमान तो नहीं आ रहे। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल या वीर पिस्तर कहा जाता था और इनकी पूजा भी होती थी। और पर्याय युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे।
संगम काल में किसानों को विल्लार और उनके प्रमुख विलीर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाओं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कड़सीवर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग, ये आप लोग याद रखिएगा। और पांड्य राज्यों में कोकेई, सालियूर और एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह थे। और कोकेई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन भी था। पत्तन ये कोरमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरेकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। और इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था इनका। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता भी चला था और यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरेकमेडु को पेडो कहा गया है। और संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हेप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था और कालांतर में उसका नाम सुबहन हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया। और हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था और उसके विषय में यहाँ मान्यता थी कि उससे पर्वत पर कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है और उसका अस्त्र था बर्छा। और कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया था ये। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे संगम काल आपका हो जाता है।